मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी मिसिंग है। मेरी बेटी को जहाँ से मर्जी ला कर दो। मुड़ गई थी, लेग्स कट गई थी। कहीं तो मेरे फादर ने निकाल के बच्चे निकाल लिए और कहीं तो वही डेड हो गई। बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं। वो माता रानी की देन है जिन्होंने हमें बचाया, जहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये किश्तवाड़ का सच है। ये 2025 में हिमाचल की हकीकत है। हमारे पहाड़ों में आसमान एक दुश्मन बन गया है। एक ऐसा दुश्मन जो बिना किसी चेतावनी के हमला करता है और अपने पीछे सिर्फ तबाही, आंसू और एक डरावनी खामोशी छोड़ जाता है। सोचकर देखिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और अचानक बादलों से गड़गड़ाहट के बजाय पानी का एक पूरा समंदर नीचे आ गिरता है। सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ साथ पत्थर, मिट्टी और मलबे का एक ऐसा सैलाब जो कुछ ही सेकंड में आपकी पूरी दुनिया को निगल जाता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हिमालय की गोद में बसे उन हज़ारों लोगों की है जो हर मॉनसून में इसी डर के साए में जीते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अगला बादल कहाँ फटेगा। असली सवाल ये है कि ये क्यों बार बार फट रहा है। क्यों हमारी खूबसूरत वादियाँ मौत की घाटियाँ बनती जा रही हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे, हम एक खतरनाक पैटर्न को डिकोड करेंगे। हम उस डरावने सच को उजागर करेंगे जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, ज़मीनी हकीकत को समझेंगे और उन इंसानी कहानियों को सुनेंगे जो इस आपदा के सबसे बड़े गवाह हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर किश्तवाड़ के तबाह हुए गांव से लेकर हिमाचल की बाढ़ग्रस्त घाटियों तक और खोजते हैं उस सच को जो शायद हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी है। साल 2025 का मॉनसून। पहाड़ों के लिए ये मौसम हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार ये अपने साथ प्रलय लेकर आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले का चसोटी गांव, जो मचैल माता यात्रा के रास्ते में एक शांत पड़ाव हुआ करता था, अचानक चीखों और हाहाकार से गूंज उठा। हमारे सारे पल में कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं, यात्रु कितने बह गए। दोपहर का समय था। सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा के लिए इकट्ठा थे जब आसमान से बादल नहीं बल्कि मौत का सैलाब उतरा। बादल फटने की यह घटना इतनी भयानक थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पानी के साथ आए हजारों टन मलबे और पत्थरों ने देखते ही देखते घरों, दुकानों और इंसानों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती रिपोर्टों में कुछ मौतों की खबर आई, लेकिन जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ा, ये साफ हो गया कि तबाही बहुत बड़ी है और दर्जनों लोग इस सैलाब में समा चुके हैं। सड़कें बह गई, पुल टूट गए और प्रभावित इलाके का संपर्क बाकी दुनिया से ही कट गया। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण फौरन उड़ान नहीं भर पा रहे थे, जिससे बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया। और ये सिर्फ किश्तवाड़ की कहानी नहीं थी। कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के धराली गांव ने भी ऐसी ही तबाही झेली थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और मंडी जैसे जिले भी लगातार लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से जूझ रहे थे। 2013 की केदारनाथ आपदा की डरावनी यादें एक बार फिर लोगों के जहन में ताज़ा हो गई। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। एक ऐसा खतरनाक पैटर्न जो हर साल और ज़्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। हिमालय के ये राज्य जिन्हें हम देवभूमि कहते हैं, अब आपदा भूमि में तब्दील होते जा रहे थे। पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो पीढ़ियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए थे, अब उसी प्रकृति के रौद्र रूप से खौफजदा हैं। उनकी आंखों में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पहाड़ों को किसकी नज़र लग गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें विज्ञान की मदद से इस घटना की तह तक जाना होगा। हमें समझना होगा कि आखिर ये बादल फटना होता क्या है और ये इतना जानलेवा क्यों बन गया है।
तो आखिर ये क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना है क्या? क्या सच में बादल किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है? नहीं, वैज्ञानिक भाषा में समझें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाउड बर्स्ट असल में बहुत ज़्यादा बारिश का एक एक्सट्रीम रूप है। इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के मुताबिक जब किसी बहुत छोटे इलाके में करीब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि एक छोटे से शहर पर लाखों लीटर पानी एक साथ आसमान से उड़ेल दिया गया हो। ज़मीन इतनी भारी मात्रा में पानी को सोख नहीं पाती और ये पानी भयानक रफ्तार से ढलानों पर बहने लगता है, जिससे अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड्स होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये घटना ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती है? इसका जवाब पहाड़ों की बनावट में छिपा है। इसका एक फैंसी साइंटिफिक नाम है ओरोग्राफिक लिफ्ट। जब मॉनसून की नमी से भरी गर्म हवाएं मैदानों से बहती हुई हिमालय से टकराती हैं तो पहाड़ उन्हें ज़बरदस्ती ऊपर की ओर धकेल देते हैं। जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठती है ये ठंडी होने लगती है और ठंडी हवा में नमी को होल्ड करने की क्षमता कम होती है, इसलिए पानी की बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी और भारी होने लगती हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक खास तरह के बादल से होती है जिसे क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये बादल ऊंचे टावर जैसे दिखते हैं और अपने अंदर भारी मात्रा में पानी जमा कर सकते हैं। कई बार बादलों के अंदर की तेज़ हवाएं इन पानी की बूंदों को नीचे गिरने से रोके रखती है, लेकिन जब बादल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है या हवा का पैटर्न बदलता है तो ये पूरा का पूरा पानी एक साथ नीचे आ गिरता है। इसी को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा और डरावना सवाल, ये घटनाएं अब इतनी ज़्यादा और विनाशकारी क्यों हो रही हैं? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज और दूसरा खुद हम इंसान। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों का तापमान दुनिया के औसत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और गर्म हवा में नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। साइंस का एक सीधा सा नियम है, हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर हवा 7% ज़्यादा नमी सोख सकती है। इसका मतलब है कि अब जब बादल बनते हैं तो उनमें पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पानी होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी बारिश के रूप में बरस जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक और भयानक असर है ग्लेशियरों का पिघलना। हिमालय के ग्लेशियर, जिन्हें एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर नई नई झीलें बना रहे हैं जिन्हें ग्लेशियल लेक कहते हैं। ये झीलें अक्सर बहुत अस्थिर होती हैं। अब सोचिए, अगर किसी बादल फटने की घटना का पानी इन झीलों में जा मिले या कोई लैंडस्लाइड का मलबा इनमें गिरे तो ये झीलें फट सकती हैं। इस घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF कहते हैं और ये केदारनाथ जैसी महात्रासदियों को जन्म दे सकती हैं। हिमालय की अपनी जियोलॉजिकल कमजोरी भी इसे और संवेदनशील बनाती है। ये दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों में से एक हैं जो अब भी बन रहे हैं। इसकी चट्टानें और मिट्टी बहुत स्थिर नहीं है। इन नाजुक पहाड़ों पर जब जलवायु परिवर्तन का हथौड़ा चलता है तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। लेकिन इस तबाही की कहानी सिर्फ प्रकृति नहीं लिख रही, इसके सबसे खतरनाक चैप्टर खुद हम इंसानों ने लिखे हैं और उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें साइंस लैब से निकलकर ज़मीन पर उन लोगों के पास जाना होगा जिन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है। वैज्ञानिक तथ्य और डेटा हमें आपदा का स्केल तो बता सकते हैं, लेकिन उसकी असली कीमत नहीं। असली कीमत तो वो लोग चुकाते हैं जिनकी दुनिया मिनटों में उजड़ जाती है। चलिए सुनते हैं उन लोगों की कहानियां जिनकी आवाज़ें शायद ही कभी दिल्ली या मुंबई के शोर में हम तक पहुंच पाती हैं। किश्तवाड़ के एक गांव के 65 वर्षीय गुलाम नबी
मलबे के ढेर को घूरते हुए बताते हैं, यहीं पर मेरा घर था, 2 मंजिला घर जिसे मेरे दादा ने बनाया था। मेरी सेब की बगीची थी जिसमें इस साल अच्छी फसल की उम्मीद थी। बच्चे शहर से आने वाले थे, दोपहर का वक्त था, हम आंगन में बैठे थे कि अचानक एक गड़गड़ाहट हुई। ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। जब तक हम कुछ समझ पाते, सामने वाले पहाड़ से पानी का एक राक्षस हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। हम बस भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। जब शोर थमा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ना घर, ना बगीचा, ना वो रास्ता जिस पर मेरे बच्चे चलकर आते थे। सब कुछ वो सैलाब निकल गया। अब इस मलबे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ गुलाम नबी की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों परिवारों की हकीकत है। हिमाचल के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाने वाली निर्मला देवी का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। निर्मला देवी बताती हैं कि टूरिस्ट का सीजन था, हमारा काम अच्छा चल रहा था। सुबह जब हम उठे तो नदी का पानी हमारे गेस्ट हाउस के दरवाजे पर था। वो नदी जो हमेशा कुछ दूरी पर बहती थी, आज हमारे घर में घुस आई थी। हमने भागकर अपनी और अपने मेहमानों की जान बचाई। देखते ही देखते नदी मेरे गेस्ट हाउस को खिलौने की तरह बहा ले गई। 20 साल की मेहनत, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी आंखों के सामने पानी में समा गई। इन आपदाओं का असर सिर्फ घरों और फसलों तक सीमित नहीं है, ये लोगों की आत्मा पर गहरे घाव छोड़ जाता है। बच्चे रात को डरावने सपने में जग जाते हैं। महिलाएं हर काली घटा को देखकर सिहर उठती हैं। पुरुष अपने भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। सड़कें टूटने से महीनों तक गांव का संपर्क कटा रहता है। मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष बन जाती है। एक बचाव कर्मी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, जब हम उस इलाके में पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ मलबा और कीचड़, लोग बदहवास हालत में अपनों को ढूंढ रहे थे। एक छोटी बच्ची एक टूटे हुए घर के पास बैठी रो रही थी। उसने बताया कि उसका पूरा परिवार अंदर ही फंसा था। उस बच्ची के आंसू और उसकी बेबसी हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। हम लाशें निकालते हैं, लोगों को बचाते हैं, लेकिन उनके टूटे हुए दिलों को कैसे जोड़ें, इसका कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, ये एक सामाजिक और मानवीय संकट है। ये जिंदगियों को तबाह कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है और पूरे के पूरे समुदाय को दशकों पीछे धकेल रहा है। लेकिन क्या इस तबाही के लिए सिर्फ प्रकृति और जलवायु परिवर्तन को दोष देना काफ़ी है, या इस बर्बादी की स्क्रिप्ट में हमारा किरदार सबसे बड़ा है? अब वक्त है इस जांच के सबसे मुश्किल और कंट्रोवर्शियल हिस्से का सामना करने का। पहाड़ों पर बढ़ती इन आपदाओं को लेकर एक बहस लगातार तेज हो रही है। विकास बनाम पर्यावरण। एक तरफ विकास की दलीलें हैं, चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी पन बिजली योजनाएं, बढ़ते होटल और टूरिज्म। लेकिन दूसरी तरफ वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और स्थानीय लोग जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यही विकास विनाश की असली जड़ है। चलिए एक एक करके इस बहस की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की। पहाड़ों में कनेक्टिविटी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से चार धाम परियोजना या दूसरे नेशनल हाईवे के लिए पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और खोदा जा रहा है, वो बेहद खतरनाक है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहाड़ों की ढलानों को काटने के लिए अक्सर साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं होता। डायनामाइट से लगातार चट्टानों को उड़ाया जाता है, जिससे पूरा का पूरा पहाड़ अंदर से कमज़ोर हो जाता है। सड़क बनाने के बाद निकला हज़ारों टन मलबा, जिसे मक कहते हैं, उसे सीधे नीचे नदी में या ढलानों पर फेंक दिया जाता है। यही मलबा प्राकृतिक नालियों और झरनों को ब्लॉक कर देता है और फिर जब भारी बारिश होती है तो पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलता।
वो इस मलबे के साथ मिलकर एक विनाशकारी सैलाब बन जाता है और नीचे की बस्तियों को तबाह कर देता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है पन बिजली परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ग्रीन एनर्जी के नाम पर नदियों को सुरंगों में कैद किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े बांध और टनल बनाए जाते हैं जिसके लिए भारी ब्लास्टिंग होती है। पर्यावरण समूह हिमधारा जैसी संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं कि इन परियोजनाओं ने हिमालयी क्षेत्र को बहुत अस्थिर कर दिया है। कई घटनाओं में ये देखा गया है कि इन प्रोजेक्ट्स के कारण स्थानीय जल स्रोत सूख रहे हैं और ज़मीन में दरारें आ रही हैं। और फिर आता है अनियंत्रित टूरिज्म। शिमला, मनाली जैसे शहरों की वाहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी कब की पार हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ में नदियों के किनारों पर और अस्थिर ढलानों पर बहुमंजिला होटल और इमारतें बना दी गई हैं। ये कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ पहाड़ों पर बोझ डालते हैं बल्कि नदी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते को भी सिकोड़ देते हैं। और जब नदी उफान पर आती है तो वो अपना पुराना रास्ता वापस लेती है और रास्ते में आने वाले हर निर्माण को बहा ले जाती है। ये एक दुष्चक्र बन गया है। सरकारें विकास और रोजगार का हवाला देती हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे एक फ्लॉड फाइनेंशियल मॉडल कहते हैं जो पर्यावरण की कीमत पर निवेश को बढ़ावा देता है। एक तरफ हम पहाड़ों में बढ़ती आपदाओं पर चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं पहाड़ों को कमज़ोर करने वाली नीतियों को हरी झंडी दिखाते हैं। जंगल कट रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं और नदियां कैद हो रही हैं। हम असल में प्रकृति के सुरक्षा कवच को अपने ही हाथों से नष्ट कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन ने एक भरी हुई बंदूक हमारे पहाड़ों पर तान दी है, लेकिन उस बंदूक का ट्रिगर हम अपने विकास के मॉडल से खुद दबा रहे हैं। जब तक हम इस विनाशकारी विकास के मॉडल पर दोबारा नहीं सोचते, तब तक हम सिर्फ आपदाओं की गिनती करते रहेंगे और मुआवजे बांटते रहेंगे। तो हमारी इस लंबी और गहरी जांच का निष्कर्ष क्या है? किश्तवाड़ से हिमाचल तक का ये डरावना सच हमें क्या बताता है? सच ये है कि हिमालय में जो हो रहा है वो किसी एक कारण का नतीजा नहीं है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है, एक ऐसा विनाशकारी तूफान जिसे कई ताकतों ने मिलकर बनाया है। एक तरफ है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ये एक ग्लोबल सच्चाई है जो हमारे पहाड़ों पर ज़्यादा नमी वाली हवा, अचानक और तेज़ बारिश और पिघलते ग्लेशियरों के रूप में कहर बरपा रही है। ये उस आग की तरह है जो जंगल में पहले से ही फैल चुकी है। दूसरी तरफ है हमारा अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास। पहाड़ों को बेरहमी से काटना, नदियों के रास्तों पर कब्जा करना और जंगलों को साफ करना, ये सब उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। हमने पहाड़ों की ढलानों को अस्थिर कर दिया है, प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को तबाह कर दिया है और उस हर चीज़ को कमज़ोर कर दिया है जो हमें इन आपदाओं से बचा सकती थी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सिस्टम की विफलता। आज भी हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम की भारी कमी है। क्लाउडबर्स्ट जैसी घटनाएं बहुत छोटे एरिया में होती है और उनकी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। डॉपलर रडार के नेटवर्क को मजबूत करके और स्थानीय स्तर पर मौसम स्टेशन लगाकर कम से कम कुछ घंटे पहले चेतावनी जारी की जा सकती है। ये वो कीमती समय होगा जिसमें हज़ारों जानें बचाई जा सकती हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद इन सिस्टम को मजबूत करने की बहुत बातें हुई थी, लेकिन एक दशक बाद भी ज़मीनी हकीकत ज़्यादा नहीं बदली है। तो आगे का रास्ता क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और हर मॉनसून में अपनी किस्मत को कोसें? नहीं। रास्ता है एक मल्टी लेवल अप्रोच अपनाने का। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हिमालय एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम है। यहाँ मैदानों वाले विकास के मॉडल नहीं थोपे जा सकते। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा। हर सड़क, हर बांध, हर होटल के निर्माण से पहले उसका कठोर और ईमानदार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम में भारी निवेश करना होगा। हर घाटी, हर संवेदनशील इलाके में रियल टाइम मौसम की जानकारी देने वाले उपकरण लगाने होंगे और इस जानकारी को मोबाइल अलर्ट के ज़रिए हर गांव तक पहुंचाना होगा। तीसरा, हमें स्थानीय समुदायों को इस लड़ाई में शामिल करना ही पड़ेगा। उन्हें आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकें। उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना होगा क्योंकि वो पीढ़ियों से इन पहाड़ों को हमसे बेहतर समझते आए हैं। और अंत में हमें और आपको यानी आम नागरिकों को जागरूक होना होगा। हमें अपनी सरकारों से सही सवाल पूछने होंगे। हमें विकास के नाम पर हो रहे विनाश के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, भारत की जलवायु का रेगुलेटर है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अगर हिमालय बीमार है तो पूरा देश स्वस्थ नहीं रह सकता। किश्तवाड़ और हिमाचल की चीखें सिर्फ उन घाटियों तक सीमित नहीं हैं, वो पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि अगर हमने अब भी प्रकृति का सम्मान करना नहीं सीखा तो भविष्य में हमें ऐसी और भी त्रासदियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये सच्चाई देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप हमारी इस जांच से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके विचार में इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या है। जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। चलिए मिलकर ये पहला कदम उठाते हैं। धन्यवाद।